संस्थान ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। ये मलेरिया अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, मलेरिया वाला है ना, नई दिल्ली में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एम्स के ही एरिया में है। फिर आपका एएसआई ये नई दिल्ली में है, क्योंकि एएसआई मैंने बता दिया राष्ट्रीय महत्व का है। फिर इसके बाद समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी गोवा में होगा, समुद्र विज्ञान संस्थान है। विषाणु पुणे में है, पर्यावरण इंजीनियरिंग पर ये पुणे में है। बागवानी गुरुग्राम में है, बागवानी बोर्ड, ये बागवानी बोर्ड है जो गुरुग्राम में है, ठीक है। भैंस हिसार में है, डेयरी वाला भी हिसार में है। सीपीसीबी नई दिल्ली में होगा, फजाई नई दिल्ली में होगा, सिडबी लखनऊ में होगा। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है सिडबी, सॉरी ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सिडबी, क्योंकि लखनऊ में है और ये ठीक है लघु उद्योग विकास बैंक है। आई केयर नई दिल्ली में होगा, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस, ठीक है, ये भी नई दिल्ली में होगा। यूआईडीएआई जो आपके आधार कार्ड वगैरह बनाने वाली संस्था है जिसके अंतर्गत है बच्चे, वो यही है, नई दिल्ली में है। ट्राई नई दिल्ली में है। बैंक जितनी भी होंगी मुंबई में होंगी, चाहे रिजर्व बैंक हो, सेबी हो या फिर ठीक है नाबार्ड हो, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो मोस्टली मुंबई में है, तो यहाँ पर फाइनेंशियली एक्टिविटी हो रही है। डीआरडीओ नई दिल्ली में, क्योंकि राष्ट्र महत्व का है बच्चे, सुरक्षा की दृष्टि से नई दिल्ली में है। और अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ये आपके बेंगलुरु में है, ठीक है। परमाणु स्टेशन नरोरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, और कैगा जो है वह आपके कर्नाटक में है। मैंने आपको याद करवाया काकरापार ठीक गुजरात, तो बस इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी का कैगा कर्नाटक हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु हो गया, ठीक, कुडनकुलम तमिलनाडु हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया, ट्राम्बे आपका है ना, तारापुर मतलब ट्राम्बे तारापुर ये आपका महाराष्ट्र में हो गया। अब मुझे बताओ यार, ठीक है, ईमानदारी से याद हुए कि नहीं क्लास में, ठीक है। कौन कहता है कि क्लास में याद नहीं होता, होता है क्लास में याद, लेकिन इस क्लास के बाद आपको ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मुझे क्लास में याद हो गया मैं छोड़ दूं, नहीं। जैसे ही क्लास खत्म हो, कितनी भी देर की हो ये क्लास, जैसे ही ये क्लास खत्म हो मेरे प्यारे बच्चे, तो क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद आपको प्रॉमिस करनी होगी, ठीक है, आप एक बार रिवीजन करेंगे इसका, ठीक है। तभी ये चीजें आपकी मजबूत हो पाएंगी जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि ये पूरा रटने वाला है, इसमें मेरी कोई वैज्ञानिकता नहीं है कुछ भी, या फिर इसमें मेरा कोई ऐसा विशेष कोई अनुभव है, ठीक है। मैंने तो इनफैक्ट एक गलती भी कर दी थी बच्चे, ठीक है ना, वो आम प्रौद्योगिकी था, वो मैं कह रहा था, लेकिन वो खाद्य प्रौद्योगिकी था, तो वहां पर वो गलती हो गई, ठीक है। तो ये है कि बस, ठीक है, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मैंने कैसे इसको याद किया, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, और वहां पर मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, सारी चीजों को क्लास में आप लर्न कर सकें, ठीक है। प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप करो, तब तक मैं भैया पानी पी लेता हूँ। एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करो। चलिए, ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके, ये हो गया भैया। अब आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ठीक है, क्लियर है ना, कृषि वाला नई दिल्ली में, मौसम वाला नई दिल्ली में, ये भी एनएचएआई नई दिल्ली में, सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में। अब गन्ना ये लखनऊ में, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, आलू शिमला में, वन अनुसंधान देहरादून में, भाभा ये ट्राम्बे मुंबई में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बच्चे नासिक में, केंद्रीय ईंधन जलगोड़ा झारखंड में, और आपका देहरादून में है सर्वेक्षण विभाग। इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद में होगा, धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में होगा, डेयरी करनाल में होगा, चमड़ा आपका चेन्नई में होगा, चा से चमड़ा चा से चेन्नई,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में होगा और विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में होगा। आम लखनऊ में है, वनस्पति लखनऊ में है बच्चे, मौसम वैद्यशाला लेकिन पुणे में है, मस्तिष्क गुरुग्राम में है, चावल कटक में है, दलहन कानपुर में है, और केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान ये धनबाद झारखंड में है। बोलो इतने याद हुए क्लास के क्लास में? अरे कौन कहता है यार कि क्लास के क्लास में याद नहीं होता? होता है क्लास के क्लास में याद, ठीक है, अगर उस ईमानदारी के साथ पढ़ा जाए, उस मेहनत के साथ पढ़ा जाए, ये याद होता है, ठीक है। और बाकी का अगर हम बात करें यहां पर अगर हम देखें तो ये तो हमारा पूरा क्लियर है, ठीक है। मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में 1875 में स्थापित हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम नई दिल्ली में 1920 में स्थापित हुआ। फिर फिक्की 1927 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। फिर उसके बाद बच्चे आपका आई केयर है 1929 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ, अभी पढ़कर आए हैं, ठीक है। आईएसआई है कोलकाता पश्चिम बंगाल 1931, दो साल है। फिर 1935 में आरबीआई स्थापित हुआ। फिर आपका सीएसआईआर है 1942 में स्थापित हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1950 में एनएसएसओ स्थापित हुआ, ठीक है। एनआरएआई भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ 1951 में स्थापित हुआ। बाबा वाला जो है 1954 में, मैंने बताया था कैसे याद करना है। एसबीआई 1955 में 1 जनवरी को। फिर आपका डीआरडीओ है 1958 में हुआ डीआरडीओ। फिर ब्रो है 1960 में ब्रो, अच्छा ब्रो का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। सीबीआई है 1963 में। यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है 1900, और ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया है सीबीआई की स्थापना। भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 1965 में स्थापित हुआ है। समुद्र विज्ञान संस्थान है ये डोना पाउला, ये गोवा में स्थापित हुआ है 1966 में। और फिर उसके बाद भैया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, बंगलुरु कर्नाटक में है। वी नारायण इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, विक्रम साराभाई, ठीक है, ध्यान रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। ये जो है ना बच्चे आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर ही है बंगलुरु में, लेकिन ये जो, ठीक है, आपका अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन साहब के नाम पर है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये अहमदाबाद में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। बाकी का नाबार्ड मुंबई में है 1982 में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम, नास हो गया था 1988 में, नई दिल्ली में है ना। 1984 की दंगों से मैंने आपको याद करवा के बताया था। सेवी 1992 में, हालांकि 1988 में स्थापित हो गया था, लेकिन वैधानिक दर्जा इसको 1992 में मिला है। एनएसी मुंबई में महाराष्ट्र में 1992 में स्थापित हुआ था, 1994 में काम किया गया है। इसके स्टॉक वो है, एक तो इसका स्टॉक है आपका, ठीक है ना, एनएससी नहीं, एक तो इसका है क्या नाम है, निफ्टी 50, निफ्टी 50 एक इसका स्टॉक है निफ्टी 50, ठीक है ना। और एक और है, मैं याद आ जाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन इसका प्रमुख एक्सचेंज यही है निफ्टी 50, ठीक है, प्रमुख यही निफ्टी 50, ठीक है। इसके बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई है। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ट्राई की स्थापना 1997 में हुई है, ट्राई, ठीक है ना, 1997 में। फिर इन्फोसिस है हैदराबाद तेलंगाना में, 1999 में स्थापित हुआ है, ठीक है। एनडीए में 2005 में स्थापित हुआ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर इसके बाद फजाई है 2006 में स्थापित हुआ है, नई दिल्ली में है। फिर नीति आयोग 2015 में है, यार हम सब जानते हैं। और फिर क्रिसिल है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। बस इतना हो गया, इतना हो गया। अब आप बताओ, मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो आप जवाब दे दोगे? प्लीज एक बार बताओ, हाँ या ना। अब मैंने थोड़ा सा कमेंट्स को बड़ा कर दिया, तब मैं देख पा रहा हूँ। ट्राई करेंगे सर आंसर करने का, ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आ रहे हैं आप सब लोगों के जवाब के, हाँ सब कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छे से। आइए अब हम चलते हैं क्लासिकल डांस, ठीक है। स्टैटिक जीके की शुरुआत आमतौर पर क्लासिकल डांस से होती है, और
ठीक है, जब क्लासिकल डांस पढ़ाया जाता है तो लगता है कि यही स्टैटिक जीके है, लेकिन शुरुआत में मैंने वो चीजें पढ़ाई जो पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे, है तो ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो रटने वाली चीजें थी। ठीक है, उनमें हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि शुरुआत में अगर रटने वाली चीजों को पढ़ लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, ठीक है, आइए बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है जी? 8 है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ठीक है, और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भी 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, 9 नृत्यों को इसमें शामिल करता है शास्त्रीय नृत्यों में, और जो 9वां नृत्य है वो छऊ है, अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या आज भी 8 ही स्वीकार की गई है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी भी 8 ही नृत्यों को क्लासिकल डांस का दर्जा देता है। ठीक है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है, इसमें 9 नृत्यों को शामिल किया है, 9वां नृत्य जो है वो छऊ है। शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। तो शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी हमें नाट्य शास्त्र से मिलती है, नाट्य शास्त्र को लिखने वाले भरत मुनि है। और ठीक है ना, इनफैक्ट नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है ना, पंचवेद। भरत मुनि ने एक वेद भी लिखा है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो छऊ है इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, क्वासी क्लासिकल डांस कहा जाएगा इसको, अर्धशास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, या सेमी क्लासिकल डांस इसको कहा जाएगा, छऊ को। ठीक है, छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 2010 में शामिल कर लिया गया था, इसलिए संस्कृति मंत्रालय ने भी इसको एक क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिया। क्योंकि जब ये 2010 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो गया, तो फिर संस्कृति मंत्रालय ने भी इसको क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिया। लेकिन अभी भी संगीत नाटक अकादमी ने इसको दर्जा नहीं दिया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अभी भी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कितनी है? अभी भी 8 है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम छऊ से ही बात करते हैं शुरुआत। छऊ 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक जो झारखंड में होता है सराउकेला छऊ, एक जो उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ, और एक जो पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। ठीक है, 3 प्रकार का छऊ है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि छऊ अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हालांकि संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य का, क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। और ठीक है, छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में शामिल किया गया। लेकिन ये जो छऊ है, ये छऊ 3 प्रकार का है, ये समझना है, 3 प्रकार का। ठीक है, इसमें झारखंड में सराउकेला छऊ है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पुरुलिया छऊ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आया ना? क्लियर है ना? तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ठीक है, एक्चुअली पश्चिम बंगाल में स्थान है पुरुलिया, तो पुरुलिया में जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो पुरुलिया छऊ है। जो उड़ीसा में छऊ किया जाता है मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, और जो झारखंड में छऊ किया जाता है वो सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्लीज कि 8 जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं वे कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिय और कथकली। ठीक है, और इनसे संबंधित स्टेट पूछे जाते हैं आमतौर पर। ठीक है, देखो जब बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा तो वो बेसिक प्रश्न, इनफैक्ट अभी भी यूपीपीएससी में यही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांस वो जो है वो किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिय है और कथकली है। ठीक है, ये है। अब प्लीज आप इनसे संबंधित राज्य मुझे बताइए कि इनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं।
चलिए, मेरी आवाज आ रही है अब? ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका केरला। अब तो केरलम हो गया है, अब केरलम मत बोलना बेटा, अब केरलम हो गया है अब। ठीक है, कथक आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ है। उत्तर प्रदेश में। ओडिसी आपका उड़ीसा में, ओडिसी। मणिपुरी आपका मणिपुर में। ये मतलब ये इनके नाम से ही क्लियर है, मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सत्रिया ये असम का है, असम का। और कथकली जो है, ठीक है, ये केरल का है, केरला कथकली। ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में। अब इनके बारे में हम एक एक चीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे सारी चीजों को। भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसका जो पुराना नाम है, ठीक है, वो सादिर है ना। भरतनाट्यम को सादिर के नाम से जाना जाता था, और ये पूरी तरह से मंदिरों को समर्पित होता है। लेकिन नृत्य का जो आरंभ होता है, जो डांस स्टार्ट होगा, वो होगा बच्चे आला रिपु से। आला रिपु मीन्स आह्वान करना, है ना। क्योंकि बच्चे ये मंदिरों को समर्पित होता है, तो मंदिरों में जो प्रतिस्थापित देव होते हैं जिनको वह समर्पित होता है, तो उनके आह्वान से स्टार्ट होता है, उनको बुलाया जाता है, उनको पुकारा जाता है, तो उसको कहते हैं आला रिपु। तो ये आला रिपु से स्टार्ट होता है। और लेकिन इस नृत्य का जो अंत होगा, वो अंत होगा बच्चे तिल्लाना से। तिल्लाना कह दो या थिल्लाना कह दो, उससे इस नृत्य का अंत होगा। तो आरंभ होता है आला रिपु मीन्स आह्वान से। ठीक है, आह्वान किया जाता है जी। ठीक है, आह्वान किया जाता है देवी देवताओं का, तो वहां से ये नृत्य आरंभ होता है आला रिपु आह्वान से। और उस नृत्य का जो अंत होगा, वह अंत होगा बच्चे आपका थिल्लाना पर। क्लियर है, ये बात आई समझ में। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसके 6 भाग हैं, आला रिपु और थिल्लाना। ये तो मैंने एक शुरुआत आला रिपु से की, देवताओं के आह्वान से, और अंत हो गया थिल्लाना पर। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, जब आह्वान हुआ, तो आह्वान के बाद फिर नृत्य प्रारंभ होगा। तो नृत्य जब प्रारंभ होगा तो जाति स्वरम से होगा नृत्य प्रारंभ, जाति स्वरम। फिर जाति स्वरम के साथ साथ, मतलब नृत्य के साथ साथ बच्चे कुछ लघु रचनाएं, जिनको कहा जाएगा शब्दम। ठीक है, नृत्य के साथ साथ लघु रचनाएं। फिर प्लस कहानी, जिसमें नृत्य और नर्तक दोनों शामिल होंगे, उसको वर्णम कहा जाएगा। फिर पदम होगा, जिसमें धार्मिक प्रार्थना या भजन आदि होंगे। और फिर थिल्लाना पर जाकर ये नृत्य समाप्त हो जाएगा, थिल्लाना पर जाकर नृत्य समाप्त हो जाएगा। तो आला रिपु आह्वान से नृत्य प्रारंभ होगा। जाति स्वरम ये नृत्य का भाग है, जाति स्वरम जो है। शब्दम, ठीक है, इसमें शब्द के साथ लघु रचनाएं हैं, शब्द के साथ लघु रचनाएं हैं शब्दम में। वर्णम है कहानी, जिसमें नृत्य, ठीक है ना, मतलब इसमें नर्तक और नृत्य दोनों शामिल हैं वर्णम में। पदम, इसमें धार्मिक प्रार्थना या भजन होंगे पदम में। और फिर आपका थिल्लाना होगा। ठीक है, चलिए, अन्य नाम जिसके नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है, तो इसको दासी अट्टम भी कहते हैं, इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। ये अन्य नाम है जिनके नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम में हम स्पष्ट से देख सकते हैं कि इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति मिलती है। ठीक है, इसमें एक कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जिसे एकाहार्य कहा जाता है। एक ही कलाकार है, लेकिन वो बहुत सारी भूमिकाएं बनाएगा। तो वो जो एक कलाकार बहुत सारी भूमिकाएं बनाएगा, उसी को एकाहार्य कहा जाएगा। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नट्टबार कहा जाता है। जो कविता का पाठ करता है ना, उसको हम नट्टबार कहते हैं भरतनाट्यम में। ठीक है, ये नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है। वे बेसिकली नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला मतलब ये शास्त्रीय नृत्य था, लेकिन इसमें, ठीक है, नाट्य रूप को दर्शाया गया। नाट्य रूप मीन्स इसमें नाटक को दर्शाया गया, इसमें नाटक को दर्शाया गया। तो नृत्य के साथ साथ एक्टिंग करना, नृत्य तो करना ही, नृत्य के साथ साथ एक्टिंग करना, ठीक है, ये इसमें है शामिल, नृत्य के साथ साथ एक्टिंग करना। तो नाट्य रूप का स्वीकार करने वाला ये भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। और अगर पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि 3 उंगलियों को जोड़कर
ओम का प्रतीक बनाया जाना, इसको कहेंगे हम कटका मुख हस्त मुद्रा। तो इसका संबंध किस नृत्य से है, ये एसएससी में पूछा है, तो भरतनाट्यम से है, सीधी सी बात है। तो कटका मुख हस्त मुद्रा, कटका मुख हस्त मुद्रा क्या होती है, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम की जैसी आकृति बनाई जाती है और इसका संबंध भरतनाट्यम से होता है। चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर देखिए इस नृत्य का चित्र अंकित है, जो चिदंबरम मंदिर है उसके जो ना गोपुरम पर भरतनाट्यम को दर्शाया गया है। फिर मोहिनीअट्टम, ये केरल में है। मोहिनीअट्टम विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये भी एकल नृत्य है, मतलब एक एकल महिला के द्वारा किया जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, केरल में किया जाता है, विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें मोहिनीअट्टम का मतलब है भगवान विष्णु का स्त्री रूप है मोहिनीअट्टम, ये भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है इस मोहिनीअट्टम में। तो पूछ लिया जाए कि भाई भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में शामिल है, तो आप कहेंगे मोहिनीअट्टम में। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की जो कहानी है वो किस नृत्य में है, तो आप कहेंगे जो मोहिनीअट्टम में है, भगवान विष्णु जी के स्त्री रूप की कहानी। किस नृत्य में केवल कसाबू साड़ी पहनी जाती है, तो वह मोहिनीअट्टम में ही पहनी जाती है कसाबू साड़ी केवल, ठीक है ना। तो कसाबू साड़ी केवल मोहिनीअट्टम में पहनी जाती है। तो पूछा जाए कि किस नृत्य में केवल कसाबू साड़ी पहनी जाती है, मोहिनीअट्टम में पहनी जाती है। भगवान विष्णु जी के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में शामिल है, भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी ये मोहिनीअट्टम में है। और विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा, स्पेशली अगर हम बात करें एकल महिला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम किया जाता है, ये एकल महिला के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। और ये मोहिनीअट्टम है। भगवान विष्णु की स्त्री रूप की कहानी इसी नृत्य में है मोहिनीअट्टम में, कसाबू साड़ी इसी में पहनी जाती है, पूछा गया है। व्यवहार माला नामक एक प्राचीन ग्रंथ है, तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किस नृत्य के उल्लेख है, मोहिनीअट्टम का उल्लेख है। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में है ना, किसका उल्लेख है, मोहिनीअट्टम का उल्लेख है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, मणि प्रबलम भाषा का। आपसे पूछा जाए कि साहब इसमें किस लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, किस भाषा को, तो इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ठीक है तेविति चियात्तम, नंगई नाटकम और दासियट्टाटम, ये किस नृत्य के रूप हैं, ये मोहिनीअट्टम के ही हिस्से हैं, मोहिनीअट्टम के ही पार्ट हैं, ठीक है सर। तो तेवितियाच्चत्तम, नंगई नाटकम और दासिया, ये किस नृत्य के रूप हैं, तो ये मोहिनीअट्टम के रूप हैं, ये मोहिनीअट्टम के फंक्शन हैं। इसके बाद मणिपुरी, ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां हैं मणिपुरी में। और मणिपुरी वैष्णव धर्म से संबंधित है, जहां भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित था, मोहिनीअट्टम वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि वहां पर भी भगवान विष्णु को स्त्री रूप में दिखाया गया है, जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। वहीं पर मणिपुरी जो है वह भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जो लीलाएं होती हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं दिखाई, तो भगवान श्री कृष्ण के